है रेस्ट एंड मोशन, ठीक है। 9th क्लास का पहला चैप्टर फिजिक्स, 9th में आप लोग क्या क्या पढ़ना है साइंस में? केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिर मैथ्स पढ़ना है हमको, है ना। और ये चारों हमको फिनिश करना है कितने दिन में? 10 मंथ्स, फुल सिलेबस। फुल सिलेबस की बात करें और आपका सीसी पैटर्न खत्म हो चुका है। तो सीसी पैटर्न पे हम लोग को ध्यान देना नहीं है ना। अब 9th में जो फाइनल एग्जाम होगा उसमें भी आपका सारा फुल सिलेबस आएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि सारा कुछ अच्छे से ढंग से क्लियर होना चाहिए। और पहले सिस्टम था सीजीपीए सिस्टम, सीजीपीए सिस्टम में चला गया, अब आ गया अब हर एक परसेंटेज सिस्टम, आपको परसेंट मिलेगा। इवन अब पॉइंट में भी जो परसेंट आएगा वो भी बड़ा इंपॉर्टेंस रखेगा अपनी जगह पे। तो आप सबको अच्छा स्कोर करना है, अच्छा परसेंटेज लाना है ना। तो हम लोग को 9th में पढ़ना है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स। और सबसे पहले आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फिजिक्स। क्या स्टार्ट करेंगे? फिजिक्स, ठीक है। फिजिक्स का इक्वेशन खत्म कर लेंगे, फिर बायोलॉजी में आएंगे या फिर केमिस्ट्री में आएंगे या फिर मैथ्स में, ठीक है। तो इसको हमको फिनिश करते जाना है बड़े अच्छे तरीके से। और रेगुलर आपका टेस्ट सीरीज भी चलता रहेगा जो आप लोग को लेना है ना, ओके। और नोट्स जो है ना हम लिखवाएंगे नहीं, नोट्स लिखाएंगे, ठीक है। अब नोट्स जो होगा पूरा चैप्टर समझाएंगे और नोट्स आपको सारा प्रिंटेड नोट्स मिलेगा रेजिडेंस क्लासेस की तरफ से। वो प्रिंटेड नोट्स मिलेगा तो नोट्स लिखने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को, है ना। नोट्स लिखने में बड़ा टाइम वेस्ट होता है और हम नहीं चाहते कि हमारा टाइम वेस्ट हो। हम चैप्टर को अच्छे से समझेंगे, है ना। हमारा मेन पॉइंट अभी क्या होना चाहिए कि कोई भी चैप्टर हो, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, बायो का हो, मैथ्स का हो, हम किसी भी चैप्टर को अच्छे से समझेंगे और फिर क्या करेंगे जब चैप्टर फिनिश हो जाएगा तो फिर हम टेस्ट कंडक्ट होगा, है ना। वो वीकली टेस्ट भी हो सकता है, 15 डेज पे भी हो सकता है, मंथली टेस्ट भी हो सकता है। वो टेस्ट आपको देना है जिससे आपका इवैल्यूएशन होगा कि आप कितना अच्छा स्कोर कर रहे हैं, है ना। क्योंकि अब 9th में आ गए आप लोग 8 से, इसलिए आपको स्टडी बड़े अच्छे से करना है, ठीक है। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? फिजिक्स। और फिजिक्स में मेनली जो आपका देखा जाए क्लास 9 में वो मैकेनिक्स ही है ना। मैकेनिक्स समझते हैं हम लोग? मैकेनिक्स नहीं समझते हैं। मैकेनिक्स जो होता है ना, मैकेनिक्स में हम पढ़ते हैं कि जैसे कि हम लोग है ना, हमारा डेली फिनोमेना है ना कि देखते हैं लोग चल रहे हैं, है ना। लोग चल रहे हैं मतलब मोशन में है, कोई बैठे हुए हैं तो रेस्ट में, ठीक है। तो हम ये फिनोमेना डेली हम देखते हैं अपने रियल लाइफ में, प्रैक्टिकली एनवायरनमेंट में कि कोई रेस्ट में है, कोई मोशन में है। तो ये जो मैकेनिक्स का हमारा ये चैप्टर, ये मैकेनिक्स का चैप्टर है, रेस्ट एंड मोशन। और मैकेनिक्स जो हम लोग बोलते हैं ना, मैकेनिक्स, ये मैकेनिक्स क्या होता है, ठीक है। ये मैकेनिक्स क्या होता है? तो सिंपल सी बात है कि सबसे कॉमन फीचर जो लोग देखते हैं, कॉमन फिनोमेना जो लोग देखते हैं अपने चारों तरफ, वो क्या है? मोशन, है ना। मोशन, लोग चल रहे हैं, गाड़ियां चल रही है, ट्रेन चल रहा है, सब कुछ क्या हो रहा है? चल रहा है। इवन अर्थ भी आप देखो, हम कहाँ रहते हैं? हम अर्थ पे रहते हैं और अर्थ भी हमारा चल रहा है। सन के चारों तरफ अर्थ क्या होता है? मूव करता है। तो अर्थ भी किसमें है? मोशन में, ठीक है। तो जिस ब्रांच, वो फिजिक्स का वो ब्रांच जिसमें लोग डील करते हैं कि कौन रेस्ट है, कौन मोशन में है ना। तो वो वाला ब्रांच किसमें आता है? मैकेनिक्स, है ना। अच्छा, अब मैकेनिक्स को भी हम लोग क्या करते हैं ना, 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। मैकेनिक्स को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। कौन कौन सा 2 पार्ट है? तो इसका पहला पार्ट है आपका काइनेमैटिक्स, है ना। क्या है? काइनेमैटिक्स, ये पहला पार्ट है। और सेकंड इसका जो पार्ट है ना, वो सेकंड पार्ट है डायनामिक्स, ठीक है। पहला क्या है? मैकेनिक्स का, फिर से है ना, पहला काइनेमैटिक्स और दूसरा डायनामिक्स। अब ये काइनेमैटिक्स क्या है, डायनामिक्स क्या है, ठीक है। तो काइनेमैटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है। मोशन में ये तो हम लोग पढ़ते हैं, है ना। मतलब आपको पढ़ना है कि कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट में वो क्या क्या गुण दिख रहा है, वो पढ़ना है आपको। लेकिन उसके पीछे कारण नहीं जानना है कि वो किस कारण, कौन सा फोर्स के कारण वो मूव कर रहा है। तो ना कॉज, हमको कॉज नहीं पता करना, सिर्फ क्या देख रहे हैं कि मूव कर रहा है। अब मूव कर रहा है तो क्या क्या हो रहा है, हम सब कुछ डील करेंगे, है ना। मूव कर रहा है तो क्या उसके पास, मूव कर रहा है तो डिस्टेंस हो गया, है ना। मूव करेगा तो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अच्छा, फिर डिस्प्लेसमेंट होता है,
फिर क्या होता है, मूव कर रहा है तो स्पीड भी हो सकता है, वेलोसिटी भी हो सकता है, एक्सेलरेशन भी हो सकता है, रिटार्डेशन भी हो सकता है, बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास है। ठीक है, तो हमको सिर्फ जानना है कि कोई मूविंग ऑब्जेक्ट के पास क्या क्या फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं। हमको ये नहीं जानना है कि वो किस कारण मूव कर रहा है, सिर्फ किसके बारे में पढ़ेंगे, मूविंग ऑब्जेक्ट के बारे में हमको पढ़ना है। ये नहीं पढ़ना है उसके पीछे कारण क्या है। अगर उसके पीछे हम लोग कारण पढ़ने लगेंगे तो वो किसमें आ जाएगा, डायनेमिक्स। अच्छा, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसके पीछे कारण क्या हो सकता है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसके पीछे कारण हो सकता है फोर्स। जैसे कोई रेस्ट में, अभी आप साइकिल घर से लेके निकलते हो, घर में साइकिल रखा हुआ है, बाहर लेके निकलते हो, साइकिल मूव करता है। साइकिल क्यों मूव किया, क्योंकि आपने उस पर मस्कुलर फोर्स लगाया, लगाया कि नहीं लगाया, तो कारण कौन है, फोर्स। तो कारण, अगर हम कारण के बारे में पढ़ेंगे तो वो किस में आ जाएगा, डायनेमिक्स। और विदाउट कॉज बोलेंगे तो काइनेटिक्स। आ रही बात समझ में? तो इसी तरह हमारा जो पहला चैप्टर वो क्या है आपका, रेस्ट एंड मोशन, है ना। अच्छा, फिर इसके बाद वाला चैप्टर क्या है फिजिक्स में, आप पहले अपने चैप्टर को देख लो, बड़ा इजी चैप्टर है। पहला चैप्टर क्या है, रेस्ट एंड मोशन, ठीक है। दूसरा चैप्टर क्या है, दूसरा चैप्टर है फोर्स। चैप्टर क्या है आपका, फोर्स, है ना। यहाँ हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में, मोशन में, उसके पीछे हम लोग क्या क्या फिजिकल क्वांटिटीज है वो जानेंगे, है ना। बट फिर हम सेकंड में क्या पढ़ेंगे, फोर्स, कि कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है तो वो उस पर वो मूव कैसे कर रहा है, अगर आप फोर्स लगाओगे तो क्या होगा उस पर। अच्छा, कोई रेस्ट में फोर्स लगाओगे तो क्या होगा, फोर्स का इफेक्ट क्या क्या हो सकता है किसी बॉडी पे, तो ये सारा चीज हम लोग किसमें पढ़ेंगे, फोर्स। तीसरा चैप्टर जो आपका आता है, थर्ड नंबर, वो क्या है, ग्रेविटेशन, है ना। थर्ड नंबर चैप्टर क्या है, ग्रेविटेशन, ओके। तो फर्स्ट रेस्ट एंड मोशन, सेकंड फोर्स, थर्ड ग्रेविटेशन। तो ये जो पहला 3 चैप्टर देख रहे हो, है ना, ये जो पहला 3 चैप्टर आप देख रहे हो, ये पहले, अब तो हमारा आ गया सीसी पैटर्न खत्म हो गया। तो जब सीसी जब तक चल रहा था तब तक फर्स्ट समेटिव का हमारा फिजिक्स का पोर्शन ही था। फिजिक्स का पोर्शन कितना था हमारा, 3, रेस्ट एंड मोशन, फोर्स और ग्रेविटेशन, ये हमारा था फिजिक्स का 3 चैप्टर फर्स्ट समेटिव में, ठीक है। अभी भी होगा, फर्स्ट टर्म हो सकता है ना, अगर फर्स्ट टर्म अभी भी होगा तो क्या होगा, रेस्ट एंड मोशन, फोर्स और ग्रेविटेशन, ये आपका 3 चैप्टर जो है फर्स्ट टर्म में आएगा। इसके बाद और कौन सा चैप्टर है, तो नंबर 4 है ना, फ्लोटेशन, है ना, क्या है, फ्लोटेशन, ये आपका है चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 5 क्या है, तो चैप्टर नंबर 5 है वर्क, एनर्जी एंड पावर, है ना, वर्क, एनर्जी एंड पावर, ये हमारा है चैप्टर नंबर 5। और फाइनली चैप्टर नंबर 6 जो है वो है हमारा साउंड। बस तो इतना हमको पढ़ना है। ये हमारा फिजिक्स का टोटल चैप्टर हो गया। पहला क्या है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, तो ये आपको 6 चैप्टर पढ़ना है, ठीक है, ओके। तो हम बताए फिर से, रेस्ट एंड मोशन किस ब्रांच में आ रहा है, मैकेनिक्स, है ना। और मैकेनिक्स क्या होता है, तो छोटा आप लोग नोट्स लिखना चाहते हो, सिर्फ सिंपल है ना, उसका नॉलेज होना चाहिए। बाकी लोग ऐसा नहीं लिखेंगे, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आएगा, सिर्फ उसको हम लोग क्या करेंगे, नोट डाउन कर देंगे। तो मैकेनिक्स क्या है, ये लिख लो, है ना, क्या होता है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या होता है, द ब्रांच ऑफ द फिजिक्स, द ब्रांच ऑफ द फिजिक्स, द ब्रांच ऑफ द फिजिक्स, the branch of the physics which deals with the branch of the physics which deals with behavior of the moving objects, behavior of the moving objects, ठीक है। the branch of physics which deals with behavior of the moving objects is known as mechanics, is known as mechanics, ठीक है, ओके। तो ये हमारा डेफिनेशन किसका हो गया, मैकेनिक्स का, कि एक फिजिक्स का ब्रांच है जो क्या डील करता है कि किसी मूविंग ऑब्जेक्ट का बिहेवियर कैसा होगा, है ना, वो हम लोग किसमें पढ़ते हैं, मैकेनिक्स में।
फिर मैकेनिक्स का हम लोग कितना पार्ट किए हैं? 2 पार्ट। पहला क्या है? काइनेमैटिक्स, दूसरा क्या है? डायनामिक्स। ये भी क्या होता है, इसको भी लिख लेते हैं काइनेमैटिक्स, है ना? तो काइनेमैटिक्स में आप लोग लिखोगे डैश देके। क्या है काइनेमैटिक्स? तो काइनेमैटिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन। काइनेमैटिक्स डील्स with the study of motion. Kinematics deals with the study of motion without taking into account the cause of motion. Without taking into account the cause of motion. मोशन का क्या कारण है, हमको इसके बारे में जानकारी नहीं चाहिए, ठीक है? हमको स्टडी ऑफ मोशन पढ़ना है, लेकिन मोशन के पीछे रीजन क्या है, कारण क्या है, कॉज क्या है, हमको वो नहीं जानना है, ठीक है? ओके, अच्छा, फिर दूसरा क्या है? डायनामिक्स। इलेक्ट्रोडायनामिक्स, ठीक है? तो डायनामिक्स क्या है, तो लिखना है डायनामिक्स इज concerned with the cause of motion. Dynamics is concerned with the cause of motion. और मोशन का कारण क्या हो सकता है? मोशन का कारण क्या होता है? फोर्स ना, लेकिन that is force. Okay, that is force. समझ आया? ठीक है? तो हमारा ये पहला चैप्टर किसका ब्रांच आता है? मैकेनिक्स में भी क्या है? पहला हमारा काइनेमैटिक्स। तो ये हम पढ़ रहे हैं, ठीक है? अब रेस्ट एंड मोशन, चैप्टर का नाम क्या है? रेस्ट एंड मोशन। और अच्छा, फिजिक्स क्या होता है ना, फिजिक्स आप लोग जानते हो, 9th में आ गए हो, तो 9th में अगर आपसे कोई पूछेगा कि व्हाट इज फिजिक्स, है ना, फिजिक्स क्या होता है, तो किसी को पता है वो फिजिक्स क्या होता है? एनीवन, फिजिक्स क्या होता है? कोई पूछ दे तो व्हाट इज फिजिक्स, पढ़ने के लिए हम लोग क्या बैठे फिजिक्स, अब पता नहीं फिजिक्स क्या है ना, ठीक है? तो फिजिक्स क्या होता है? तो फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचुरल फेनोमेना। हमारे प्रकृति में जो घटनाएं हो रही है उसी का अध्ययन करना, ये क्या है? फिजिक्स। लेकिन इन ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमैटिक वे, एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से, एक सिस्टमैटिक तरीके से नेचुरल फेनोमेना का अध्ययन करना, ये क्या कहलाता है? फिजिक्स। अरे बात समझ में? तो सबसे पहले तो स्टूडेंट को पता होना चाहिए फिजिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं, फिजिक्स है क्या? तो लिख लो फिजिक्स क्या है, नोट डाउन करके कहीं पे। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस, ये साइंस का ब्रांच है ना? साइंस में क्या क्या आ गया? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और भी है जियोलॉजी, बॉटनी, बहुत चीज है। अच्छा, क्या मैथ्स भी साइंस में आता है? मैथ्स साइंस है कि नहीं? एक्चुअली मैथ्स जो है ना, वो हम लोग उसको बोलते हैं ना कि मैथमेटिक्स जो है ना, वो एक्चुअली साइंस में लोग नहीं लेते हैं। मैथमेटिक्स जनरली इज अ टूल। मैथमेटिक्स जो है ना औजार है। आप लोग ये औजार कैसे? तो सिंपल सी बात है ना कि अगर कोई एरोप्लेन बना रहा है, सपोज क्या बना रहा है? एरोप्लेन बना रहा है, तो एरोप्लेन बनाना ये इंजीनियरिंग है ना? एरोप्लेन बनाना ये क्या है? इंजीनियरिंग है कि नहीं है? तो वो किस में आ गया? फिजिक्स में आ गया। एरोप्लेन बना रहा है तो फिजिक्स में आ गया। अच्छा, अब उसको एरोप्लेन बनाना है तो उसको औजार यूज करना है कि नहीं? औजार उसको यूज करना है, तो औजार जो यूज करेंगे ना वो क्या है? मैथमेटिक्स। तो आप लोग जब फिजिक्स पढ़ोगे ना तो इसमें बड़ा मैथमेटिक्स का यूज होता है, है ना? न्यूमेरिकल्स आप लोग बनाते हो, आगे चल के जब आप लोग जाओगे 11th 12th में तो वहां पढ़ोगे कैलकुलस पढ़ोगे, है ना? आगे मैथ्स में आएगा कैलकुलस आएगा, जिसका आविष्कार न्यूटन ने, जिसको डिस्कवर न्यूटन ने किया था, है ना? डिस्कवर करना और इन्वेंशन करना अलग-अलग बात होती है। डिस्कवर करना मतलब उसके बारे में, डिस्कवर करना मतलब है पहले से, लेकिन हमने क्या किया? खोज कर दिया, डिस्कवर्ड कर दिया। और आविष्कार मतलब कुछ नया चीज बना देना। तो न्यूटन ने इसका डिस्कवर्ड किया था, किसका? कैलकुलस। न्यूटन ही इसको लेके आए थे। कौन? पूरा नाम क्या था? सर आइजैक न्यूटन। इसे आपको थोड़ा सा याद रखना है ना? तो अगर हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स में हमको काफी मैथमेटिक्स का क्या लेना पड़ेगा? हेल्प लेना पड़ेगा, है ना? कैलकुलस का होगा, ट्रिग्नोमेट्री भी आता है, बहुत सारी चीज होते हैं, है ना? एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन सब आता है ना, ब्रैकेट, तो बहुत चीज आता है मैथमेटिक्स में। फिजिक्स में जब न्यूमेरिकल्स बनाओगे
तो मैथमेटिक्स सिंपली क्या है? मैथमेटिक्स टूल्स है। मैथमेटिक्स आर जनरली टूल्स व्हिच वी यूज्ड इन फिजिक्स, जिसको हम साइंस में यूज करते हैं, केमिस्ट्री में यूज करते हैं, है कि नहीं? लॉगरिथम यूज करते हैं, है ना? तो मैथमेटिक्स साइंस है क्या? मैथमेटिक्स साइंस है क्या? तो मैथमेटिक्स क्या है? टूल है। मैथमेटिक्स क्या है? टूल है, जिसको हम साइंस में यूज करते हैं। ठीक है, ओके। तो हम लोग पढ़ेंगे काइनेमैटिक्स, और काइनेमैटिक्स का चैप्टर हमारे पास क्या है? रेस्ट एंड मोशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आ सकता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में कब होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में कब होगा। अच्छा, रेस्ट जो आप यहाँ देख रहे हो ना, सुनो यहाँ पे, आप यहाँ पे ये वर्ड देख रहे हो, क्या वर्ड देख रहे हो? रेस्ट। अच्छा, एक और वर्ड होता है, एक वर्ड होता है एब्सोल्यूट रेस्ट, है ना? ये नॉलेज आप लोग ले लो, 9th में जनरली आपके सिलेबस में नहीं आता ये सब, लेकिन तभी इसका नॉलेज हमको होना चाहिए। रेस्ट तो पता होना ही चाहिए, लेकिन एब्सोल्यूट रेस्ट, इसकी भी जानकारी हमको होनी चाहिए। एब्सोल्यूट रेस्ट और रेस्ट में क्या डिफरेंस है? तो रेस्ट की जब हम बात करते हैं ना, तो रेस्ट में हम लोग एक रेफरेंस पॉइंट लेके चलते हैं। अभी आप बोलोगे सर ये रेफरेंस पॉइंट क्या होता है कि नहीं? तो रेफरेंस पॉइंट का मतलब हो गया कि सपोज एक पेड़ है कहीं पे, है ना? कहीं पे एक पेड़ है, तो पेड़ क्या अपना पोजीशन चेंज करेगा? नो सर। तो आंसर है करेगा। पेड़ की पोजीशन चेंज करता है। कैसे? हमारा अर्थ क्या हो रहा है? किसके चारों तरफ? सन। तो अर्थ अगर मोशन में, तो पेड़ मोशन में नहीं है क्या? पेड़ मोशन में है ना? सही बात है ना? यस। पेड़ मोशन में है। तो इसका मतलब पेड़ रुका हुआ है कि मूव कर रहा है? आंसर मूव कर रहा है। ठीक है, अब सुनो, इसी को तो पढ़ना है मेन हमको, कि आखिर हम ये चैप्टर क्यों उठाए। यही तो हमको जानना है कि पेड़, हम लोग क्या बोलते हैं, पेड़ तो रेस्ट में है, बट अगर हम लोग देखेंगे, बड़ा डीपली जाके देखेंगे, तो अर्थ सन के चारों तरफ घूम रहा है ना? अर्थ अगर घूम रहा है तो पेड़ का अर्थ पे ही तो है, तो पेड़ भी क्या हो रहा है? घूम रहा है। तो पेड़ रेस्ट में है क्या? नो सर। ठीक है, लेकिन अगर हम ऐसा बोल दे कि पेड़ रेस्ट में है विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, ठीक है ना? विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, मान लीजिए ये अर्थ है ना? और इस पे ये पेड़ है। अब अर्थ कितना भी घूमे विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, तो ये किस में है? विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ अगर बात करेंगे तो ये पेड़ किस में है? रेस्ट में नहीं है। विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ किस में है? लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू सन, सन के लिए मोशन में आ रहा है, लेकिन अगर अर्थ के रिस्पेक्ट में बात करें तो रेस्ट में। अच्छा, इसका एक और एग्जांपल देख लो। आप ट्रेन में सफर कर रहे हो, आप ट्रेन में सफर कर रहे हो, आप ट्रेन के अंदर बैठे हो, तो विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन की बात करेंगे। अगर हम विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन की बात करेंगे तो आप बोलोगे सर अपने जगह पे बैठे हुए, हमको एक सीट मिला हुआ है, अलॉटेड है हमको सीट, तो हम विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन रेस्ट में। सही बात है कि नहीं? विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन, बट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बात करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ की बात करेंगे, तो अर्थ में मूव कौन कर रहा है? ट्रेन। तो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आप किस में हो? आ रही बात समझ में? विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हम मोशन में हैं, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन रेस्ट में। ठीक है ना? तो इसीलिए अगर हम बोलेंगे कि क्या कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, तो रेस्ट, कौन सा रेस्ट की बात करेंगे? एब्सोल्यूट रेस्ट, है ना? किस रेस्ट की बात करेंगे हम? तो एब्सोल्यूट रेस्ट क्या कहता है? एब्सोल्यूट रेस्ट का मतलब ये होता है कि आपको रेफरेंस पॉइंट नहीं लेना है, आपको कोई भी रेफरेंस पॉइंट नहीं लेना है। तो सब घूम रहा है ना? सब क्या हो रहा है? सब किसी न किसी के चारों तरफ घूम रहा है। जैसे अर्थ किसी चारों तरफ घूम रहा है, सन किसी तरफ घूम रहा है, सन किसी तरफ घूम रहा है। सोलर सिस्टम में तो सन आता है, उसके चारों तरफ प्लैनेट्स घूमता है ना? तो सन किसके चारों तरफ घूम रहा है? यूनिवर्स। बताइए, बहुत सारी चीज ना, सन हो गया तो वो गैलेक्सी की तरफ घूम रहा है, गैलेक्सी क्या होगा, फिर मिल्की वे आता है, और हमारे फिर यूनिवर्स में मिलियंस ऑफ मिल्की वेज है, और सब क्या हो रहा है? सब घूम रहा है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है क्या? नो सर, नहीं है रेस्ट, है ना? लेकिन वो कौन, किस रेस्ट की हम बात कर रहे हैं? एब्सोल्यूट रेस्ट। यानी कि नो ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स आर इन द स्टेट ऑफ एब्सोल्यूट रेस्ट। ठीक है ना? एब्सोल्यूट रेस्ट का मतलब आपको रेफरेंस पॉइंट नहीं लेना है। जैसे अगर हम बोल रहे हैं कि आप अगर ट्रेन के अंदर सफर कर रहे हो, तो विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन, देखो हमने ट्रेन को क्या ले लिया? रेफरेंस पॉइंट ले लिया ना? विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन बोल रहे हैं ना? तो हमने एक रेफरेंस पॉइंट ले लिया, ठीक है? हम लोग उसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ट्रेन को एक्चुअली पॉइंट तो बोल नहीं सकते ना,
हम उसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होता है ना वो चेंज हो जाता है। जैसे अभी ये आपके 9th के सिलेबस में नहीं फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, लेकिन तभी थोड़ा सा आपको नॉलेज इसका भी होना चाहिए। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? तो ये दो तरह का होता है, एक होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और एक होता है नॉन इनर्शियल, है ना। एक ऐसा होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। पहला क्या होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और दूसरा क्या होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये हम लोग इसको विस्तार में पढ़ेंगे, लेकिन कहां? इसको हम लोग विस्तार में पढ़ेंगे, इसको मैं एलैबोरेट करूंगा, बट चैप्टर नंबर 2 जब हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, फोर्स में आता है सेकंड चैप्टर में, तब हम लोग वहां इसका जिक्र करेंगे। किसका? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। तो फिलहाल आपको चीज मालूम चल गया कि इस यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट किस स्टेट में नहीं है, एब्सोल्यूट रेस्ट में। लेकिन हम यहाँ क्या लिखे हैं? रेस्ट। तो जब भी हम रेस्ट की बात करेंगे तो हम एक रेफरेंस पॉइंट लेंगे, है ना। जब भी हम रेस्ट की बात करेंगे तो एक रेफरेंस पॉइंट लेंगे और एब्सोल्यूट रेस्ट की बात करेंगे तो अरे बस समझ में, ठीक है। अब आता है ये रेस्ट क्या होता है और इसके लिए वो क्या चाहिए? एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए। तो ये रेफरेंस पॉइंट होता क्या है ना, ये रेफरेंस पॉइंट होता क्या है? तो हम अभी बोल रहे थे आपको कि मैंने एक पेड़ को ले लिया, है ना, मैंने एक पेड़ को क्या ले लिया? रेफरेंस पॉइंट। अच्छा, अगर उस पेड़ के साथ मेरे पोजीशन में चेंजेस आ रहे हैं, है ना, टाइम टू टाइम मेरा पोजीशन बदल रहा है। जैसे अभी हम पेड़ से 10 मीटर दूर थे, कुछ सेकंड के बाद हम 15 मीटर दूर हो गए, कुछ सेकंड के बाद हम 20 मीटर दूर हो गए, कुछ सेकंड के बाद हम 30 मीटर दूर हो गए। तो उस पेड़ के रिस्पेक्ट में हमारा पोजीशन वही है कि बदल रहा है? बदल रहा है। उस पेड़ के रिस्पेक्ट में हमारा पोजीशन क्या हो रहा है? बदल रहा है। तो अगर पोजीशन चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना, टाइम के साथ पोजीशन चेंज हमारा हो रहा है और हम रेफरेंस पॉइंट किसको लेके चल रहे हैं? तो हम बोलेंगे कि हम रेस्ट में नहीं है, हम किस में हैं? मोशन में। अरे ना समझ में। लेकिन अगर हम कोई रेफरेंस पॉइंट लेते हैं और टाइम के साथ हमारा पोजीशन में कोई चेंजेस नहीं आते हैं तो हम क्या बोलेंगे? हम रेस्ट में। अरे समझ में। अगर टाइम के साथ हमारा पोजीशन में चेंजिंग नहीं हो रहा है, किसी रेफरेंस पॉइंट को लेके चेंजेस नहीं आ रहे तो हम रेस्ट में, और अगर चेंजेस आ रहे हैं तो मोशन में। अरे समझ में। तो ये आप लोग लिख सकते हो कि ये रेस्ट एंड मोशन क्या होता है। तो स्टार्टिंग है, थोड़ा सा आप लोग देख लो, बाकी हम लोग फिर आगे जो क्वेश्चंस आएगा वो सिर्फ समझेंगे, है ना। तो पहला क्या है? डिफाइन रेस्ट एंड मोशन, ठीक है। डिफाइन रेस्ट एंड मोशन। तो पहला हम लोग इसको डिफाइन करेंगे, रेस्ट को लिखिए। रेस्ट, an object is said to be at rest. An object is said to be at rest if it does not change. If it does not change its position. If it does not change its position with respect to its surroundings, with respect to its surroundings in a given time, अगर वो सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है फॉर अ गिवन टाइम, तो हम क्या बोलेंगे? वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। रेस्ट। समझ आया? कि नहीं समझ आया? अच्छा, दूसरा क्या है? मोशन। लिखिए मोशन। मोशन बस थोड़ा चेंजिंग कर देना है। An object is said to be in motion if it changes, ठीक है। An object is said to be in motion. An object is said to be in motion
if it changes its position, if it changes its position with respect to its surroundings, with respect to its surroundings, है ना, in a given time, ओके, समझ आया? अच्छा, इससे एक क्वेश्चन यहाँ से और अराइज होता है कि जो है ना रेस्ट और मोशन जो है ना वो जो है वो रिलेटिव फिनोमेना है, दोनों में बड़ा रिलेशन है। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स, रिलेटिव फिनोमेना। कैसे? तो अभी मैंने आपसे बात बोली कि आप कहाँ बैठे हुए हो? ट्रेन में। कहाँ सफर कर रहे हो? ट्रेन में सफर कर रहे हो, ठीक है ना? अच्छा, विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन आप रेस्ट में। Yes, sir. अच्छा, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आप मोशन में, है ना? तो हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसी को बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज कर दिया। पहले हम फ्रेम किसको लेके चल रहे थे? पहले हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसको ले रहे थे? ट्रेन को। बाद में हमने किसको ले लिया? ग्राउंड। ठीक है, तो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हो गया ना। तो एक रेफरेंस में हम लोग रेस्ट में है और एक रेफरेंस में हम लोग मोशन में है। तो हम क्या बोलेंगे? रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स, है ना? ठीक है, तो रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। समझ आया? कैसे रिलेटिव टर्म्स है? फ्रेम ऑफ क्या चेंज हो रहा है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस, है ना? फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज कर रहे हैं। तो हम क्या बोल रहे हैं? जब ट्रेन के रिस्पेक्ट की बात कर रहे हैं तो वो रेस्ट में, और जब हम क्या बोल रहे हैं ग्राउंड रिस्पेक्ट तो क्या हो जा रहा है? मोशन। दैट्स व्हाई फ्रेम जैसे एग्जांपल और ले सकते हो कि आप बस में सफर कर रहे हो, बस में पैसेंजर्स होते हैं और वो सफर करते हैं। तो जो यात्री बस में बैठे हुए हैं, विद रिस्पेक्ट टू अगर हम बस की बात करेंगे तो क्या होगा? लेकिन एक्सटर्नल सराउंडिंग की बात करेंगे तो मोशन। दैट्स व्हाई रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। आई बात समझ में? Yes, अच्छा, फिर मैंने आपको कहा कि जब भी हम रेस्ट और मोशन को डिफाइन करते हैं तो एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, है कि नहीं? Yes. ये रेफरेंस पॉइंट होता क्या है? लिख लो रेफरेंस पॉइंट, है ना? व्हाट इज द रेफरेंस पॉइंट? व्हाट इज द रेफरेंस पॉइंट? ये रेफरेंस पॉइंट क्या है? ठीक है, लिखिए रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट इज अ गिवन पॉइंट, is a given point through which we can say that any object is in the position of rest. Any object is in the position of rest or motion. तो रेफरेंस पॉइंट वो पॉइंट है, जैसे अभी हम लोग क्या बोल रहे हैं, ट्रेन में है तो हम ट्रेन के अंदर किसी पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट ले सकते हैं। और अगर हम बाहर है तो ठीक है, तो ट्रेन के अंदर भी तो हम बाहर का रेफरेंस, जैसे हम ट्रेन में सफर कर रहे हैं और बाहर में एक पेड़ है तो हम उस पेड़ को क्या ले सकते हैं? रेफरेंस पॉइंट। तो हम क्या बोलेंगे? हम उस पेड़ के रिस्पेक्ट में ट्रेन का पोजीशन चेंज हो रहा है, मतलब हम मोशन में। और अगर हम ट्रेन की बात कर रहे हैं, हम कहीं पे बैठे हुए हैं और हमारे बगल में एक और पैसेंजर बैठा हुआ है, अब अगर उस पैसेंजर को हम क्या मान लें तो उसके रिस्पेक्ट में हमारा पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, तो क्या बोलेंगे? रेस्ट। अरे बात समझ में? दैट्स व्हाई रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। तो ये बात हो गई कि रेस्ट क्या होता है और मोशन क्या होता है, ठीक है ना? अब बात ये आती है कि मोशन कितने तरह का होता है, ठीक है? मोशन कितने तरह का होता है, टाइप्स ऑफ मोशन। तो इसको सिर्फ नोट डाउन करना है, थोड़ा डिटेल में लिखना है। टाइप्स ऑफ मोशन, है ना? लिख लीजिए टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन।
मोशन कितने तरह का होता है। ओके ठीक है, तो ये आप लोगों ने पहले भी 6 क्लास में पढ़ा है टाइप्स ऑफ मोशन, है ना। तो टाइप्स ऑफ मोशन तो लिखिए देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन। एक्चुअली हम लोग इसको डिटेल में नहीं जान रहे हैं क्योंकि आप लोग 9th क्लास है, तो डिटेलिंग नहीं कर रहे हैं, जो है आपके सिलेबस में उतना ही कर रहे हैं, है ना। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन। पहला होता है ट्रांसलेटरी मोशन, है ना। पहला क्या होता है? ट्रांसलेटरी, TRANSLATORY, है ना, ट्रांसलेटरी मोशन। दूसरा रोटेटरी मोशन, है ना, सेकंड नंबर रोटेटरी मोशन। थर्ड वाइब्रेटरी मोशन, थर्ड नंबर वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है ना। ओके ठीक है, तो ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन। और भी हमारे पास एक सर्कुलर मोशन हम लोग पढ़ेंगे। एक्चुअली 9th क्लास में सर्कुलर मोशन हमारा एक टॉपिक ही है, तो वो अलग से उस टॉपिक को पढ़ेंगे चैप्टर के अंत में, है ना। सर्कुलर मोशन पहला क्या है? ट्रांसलेटरी मोशन। ये ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है ना। ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है, देख लो। ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है? तो सबसे पहले आपको अंतर समझना है। यहाँ पे हम पार्टिकल बोलेंगे, हम बॉडी बोलेंगे, तो पार्टिकल और बॉडी में क्या डिफरेंस है? पार्टिकल और बॉडी में क्या डिफरेंस है? कंपेयर करना पड़ेगा, कंपैरिजन मेथड आपको यूज करना है, ठीक है। जैसे एक ट्रेन, है ना, ट्रेन की लंबाई कितनी होती है? तो ट्रेन की लंबाई 300 मीटर, है ना, 400 मीटर होती है कि नहीं होती है? ठीक है। अब अगर हम बोलेंगे ट्रेन को यहाँ से 2 किलोमीटर जाना है, कितना जाना है? 2 किलोमीटर, सिर्फ 2 किलोमीटर, और उसकी खुद की लंबाई कितनी है? 400 मीटर। खुद की लंबाई 400 मीटर और जाना कितना है? 2 किलोमीटर। तो क्या 2 किलोमीटर के कंपेयर में 400 मीटर नेग्लिजिबल है? तो आंसर इज नो। 2 किलोमीटर मतलब कितना हो गया? 2000 मीटर। तो 2000 मीटर के कंपेयर में 400 मीटर नेग्लिजिबल है क्या? आंसर नहीं है। समझ आ रही बात? तो कंपेयर करना है ना। जैसे कि मान लो कि धीरू भाई अंबानी मर गए, उनका बेटा लोग है, तो बड़ा पैसा उनके पास। अच्छा, आपके पास ही पैसा है, आप भी पैकेट में रखे होंगे 100 रुपया 200 रुपया, है ना। तो उनके कंपेयर में आपके पास कितना अमाउंट है? बोलेंगे नेग्लिजिबल है। वो कहाँ करोड़ों रुपए लेके बैठा हुआ है और आप कहाँ? नेग्लिजिबल हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, किसी के पास 2000 रुपया है और आपके पास 400 रुपया है, तो नेग्लिजिबल है क्या? नहीं है ना। आपके पास भी तो 400 है, तो 2000 कंपेयर में 400 नेग्लिजिबल नहीं होना। 2000 कंपेयर में 400 नेग्लिजिबल नहीं, कैसे? तो 400 2000 का 1/5 हुआ ना, तो नेग्लिजिबल हुआ क्या? 1/5 है ना भाई। किसी के पास 5 करोड़ है, मेरे पास 1 करोड़ है, तो नेग्लिजिबल हुआ क्या? 1/5 है कि नहीं? हम भी तो भाई करोड़ रुपए लेके बैठे हैं, करोड़पति है कि नहीं? अच्छा, लेकिन अगर किसी के पास 10 करोड़ है और मेरे पास 100 रुपया है, तो नेग्लिजिबल हुआ ना। तो अभी हम क्या बात कर रहे थे? ट्रेन की बात कर रहे थे कि उस ट्रेन की लंबाई है 400 मीटर और जा कितना रहा है? 2 किलोमीटर, 2000 मीटर। तो क्या 2000 मीटर से कंपेयर करें तो 400 मीटर नेग्लिजिबल हुआ? आंसर इज नो। नहीं नेग्लिजिबल ना। 2000 मीटर कंपेयर में 400 मीटर नेग्लिजिबल कहां से होगा? 1/5 है, ठीक है। तो उस समय हम उस ट्रेन को पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं बोल सकते। उस समय उस ट्रेन को पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं बोल सकते। अच्छा, अगर हम बोले कि उसी ट्रेन को यहां से मुंबई जाना है, मुंबई कितना दूर है यहां से? चलो होगा 1500-1600 किलोमीटर होगा, मान लेते हैं। तो 1500-1600 किलोमीटर के रिस्पेक्ट में 400 मीटर नेग्लिजिबल है कि नहीं है? है ना। तब हम उस ट्रेन को पॉइंट ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। तो कौन सा विधि हम लोग यूज की? कंपैरिजन मेथड। कंपेयर कर रहे हैं ना, डिस्टेंस से कंपेयर करके देख रहे हैं। अगर उस डिस्टेंस के कंपेयर में उस ऑब्जेक्ट की साइज नेग्लिजिबल होगी तो वो कहलाएगा पॉइंट ऑब्जेक्ट। और अगर डिस्टेंस से कंपेयर करेंगे और उसकी साइज क्या होगी? नेग्लिजिबल नहीं होगी, तो हम क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है। जैसे अब सुनो, यहां हम लोग स्टार्स को देखते हैं कि नहीं? तो स्टार्स कैसा दिखता है? तो बोल सकते हैं ना पॉइंट ऑब्जेक्ट दिखता है। दिखता है कि नहीं? पॉइंट जैसा डॉट के साथ दिखता है कि नहीं दिखता है?
क्यों? क्योंकि ये स्टार हमसे बड़ा, दूर ठीक है ना, स्टार हमसे बड़ा, दूरी बहुत ज्यादा है, तो दूरी बहुत ज्यादा होने के कारण वो कैसा दिखता है, तो कंपैरिजन आया कि नहीं आया? हम डिस्टेंस से कंपेयर कर रहे हैं ना, कि डिस्टेंस अगर बहुत ज्यादा है तो वो पॉइंट ऑब्जेक्ट है, और अगर डिस्टेंस कम है तो अच्छा सन को आप देखते हो, तो सन पॉइंट से दिखता है क्या? सन क्या दिखता है? सन इज आल्सो स्टार, लेकिन दिखता है वो पॉइंट ऑब्जेक्ट जैसा क्या? नहीं, क्योंकि वो उसकी डिस्टेंस कम है। कितनी है? अप्रॉक्स 15 करोड़ किलोमीटर अप्रॉक्स, है ना। सन का डिस्टेंस कितना है? 1 AU 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इसको हम कितना बोलते हैं? 15 करोड़ किलोमीटर। तो उसका जो डिस्टेंस है उसके साइज के कंपेयर में नेग्लिजिबल डिस्टेंस बड़ा ज्यादा नहीं है। अगर उससे हम साइज से कंपेयर करें तो सन को पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं बोलते हैं, जबकि स्टार को हम क्या बोलते हैं? आ रही बात समझ में? ठीक है ना, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट क्लियर हुआ। अच्छा, अभी हम बोलेंगे ये कितना होगा इसका साइज, देखा जाए तो 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, चलो 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। अगर हम इसको यहाँ पे रखते हैं इस हाइट पे, कितना है ये हाइट? चलो 2 मीटर सपोज, तो 2 मीटर का मतलब कितना हो गया? 200 सेंटीमीटर, और इसका 10 सेंटीमीटर, तो 200 के कंपेयर में 10 नेग्लिजिबल है क्या? आंसर इज नो। कुछ ना कुछ तो फ्रैक्शन है ना भाई, तो हम इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं बोल सकते हैं। लेकिन इसी को अगर हम ऊपर ले गए, कितना ऊपर ले गए? इसको ऊपर ले गए 1 किलोमीटर ऊपर ले गए, कितना ऊपर ले गए? यानी 1000 मीटर, उसको 100 से मल्टीप्लाई करो, सेंटीमीटर में आएगा। 1 लाख सेंटीमीटर, 1 लाख सेंटीमीटर कंपेयर में ये क्या है? 10 सेंटीमीटर नेग्लिजिबल है, तो हम बोलेंगे ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है। तो हर बारी कंपेयर किससे करना है? लेंथ से कंपेयर करना है, डिस्टेंस से कंपेयर करना है, कि डिस्टेंस के कंपेयर में ये इसका जो साइज है वो नेग्लिजिबल है या नहीं। अगर नेग्लिजिबल है तो पॉइंट ऑब्जेक्ट है, और अगर नेग्लिजिबल नहीं है तो नहीं है। तो जो हम लोग मोशन की बात करते हैं ना, जो हम लोग मोशन की बात करते हैं, तो मोशन भी हम लोग अगर पार्टिकल के लिए लेंगे तो क्या होगा, और अगर हम लोग एक बॉडी के लिए लेंगे तो क्या होगा। जैसे अभी हम लोग अभी लिखा ना आपको रोटेटरी मोशन लिखा है, तो रोटेटरी मोशन में सुनो फिर से, अगर हम बोलेंगे कि ये एक पॉइंट ले लो, है ना, ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट हो गया, और ये एक गिवन पॉइंट के चारों तरफ क्या कर रहा है? घूम रहा है। एक गिवन पॉइंट के चारों तरफ एक पार्टिकल मूव कर रहा है ना, तो इसका रेडियस फिक्स हो गया, ये हुआ कि नहीं? तो ये कौन सा मोशन है? आंसर है ये सर्कुलर मोशन। अगर किसी गिवन पॉइंट के चारों तरफ एक पार्टिकल मूव करेगा तो कैसा मोशन हो जाएगा? सर्कुलर मोशन। सही है ना? ये कैसा मोशन है? सर्कुलर मोशन। लेकिन अगर हम पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं लेके, पार्टिकल नहीं लेके, अगर हम बॉडी ले, जैसे ऊपर क्या फैन है ना, तो अगर हम फैन लेंगे तो फैन क्या है? पार्टिकल है या बॉडी है ना, और वो भी क्या हो रहा है? एक एक्सिस है ना, उस एक्सिस की तरफ क्या हो रहा है? वो फैन, तो क्या वो भी सर्कुलर मोशन है? क्या वो भी सर्कुलर मोशन है? जैसे ये बीच में है ना, और ये हो गया फैन का, क्या होता है ये फैन का? प्लेट्स होता है फैन का, ये फैन का क्या है? प्लेट्स है। सही है? अब इसकी चारों तरफ ये घूमता है कि नहीं? तो क्या ये सर्कुलर मोशन है? आंसर इज नो, ये रोटेटरी मोशन है। ये सर्कुलर मोशन नहीं, ये क्या है? सुन लो फिर से, अगर एक पार्टिकल किसी पॉइंट के चारों तरफ घूमेगा तो वो सर्कुलर मोशन, और अगर एक बॉडी घूमेगा तो रोटेटरी मोशन, है ना। अगर एक बॉडी घूमेगा तो रोटेटरी मोशन। जैसे आप लोग पढ़ते हो कि दिन और रात, है ना, हमारा जो होता है ना अर्थ पे, दिन और रात किसकी वजह से होता है? रोटेशन। और जो हमारा साल होता है वो रिवॉल्यूशन। तो रिवॉल्यूशन में कौन सा मोशन आएगा? रिवॉल्यूशन में क्या हो रहा है? सन के चारों तरफ अर्थ घूम रहा है ना। सर्कुलर है कि रोटेटरी है? सर्कुलर है, क्योंकि अगर आप सन से देखोगे किसको? अर्थ को, तो पॉइंट दिखेगा, बड़ा डिस्टेंस है ना, तो एक पॉइंट सन के चारों तरफ घूम रहा है, तो क्या होगा? सर्कुलर मोशन। लेकिन अर्थ अगर अपने एक्सिस पे घूम रहा है
तो कौन सा मोशन है ना? तो रिवोल्यूशन जो हम लोग बोलते हैं वो क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन के बारे में बोलते हैं। लेकिन वही जो बोलते हैं दिन और रात होना, वो अपने एक्सिस पे घूमना अर्थ का, वो क्या है? रोटेटरी मोशन। आ रही बात समझ में? तो एक अगर पॉइंट घूमेगा तो सर्कुलर मोशन, एक पार्टिकल घूमेगा तो सर्कुलर मोशन, एक बॉडी घूमेगा तो रोटेटरी मोशन। तो जो भी आप मोशन पढ़ोगे तो वो किसको देख के चलोगे? हमेशा ध्यान रखना है किसका, कि वो पार्टिकल है या वो बॉडी है। अरे बात समझ में? ये आपको ध्यान रखना है कि वो पार्टिकल है या फिर बॉडी। पहला हमारा क्या है? ट्रांसलेटरी मोशन। देखो ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन लिखना है। इन ट्रांसलेटरी मोशन, इन ट्रांसलेटरी मोशन the particle moves from one point in space, from one point in space to another, स्पेस में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर कोई पार्टिकल जा रहा है तो वो कौन सा मोशन है? ट्रांसलेटरी मोशन। कौन सा मोशन है? ट्रांसलेटरी। पार्टिकल जा रहा है ना? जैसे रेक्टिलिनियर मोशन, इसको लिख लो सेकंड नंबर, रेक्टिलिनियर मोशन, इसको लिख लो रेक्टिलिनियर मोशन, जो भी हम बोले आपको, है ना? रेक्टिलिनियर मोशन, RECTILINEAR, रेक्टिलिनियर मोशन। ये क्या है? मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन is called rectilinear motion, is called rectilinear motion। ये किसके अंदर आएगा? ये आएगा ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर, है ना? किसके अंदर आएगा ये? ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर। कौन सा आया पहला? रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है? मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। फॉर एग्जांपल अ कार मूविंग ऑन अ रोड, अगर एक रोड में कोई कार मूव कर रहा है तो स्ट्रेट पाथ में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? यस सर। तो वो हो गया रेक्टिलिनियर मोशन। अच्छा अब क्या हो ना, अब एक कार रोड पे जा रहा है और कहीं मोड़ आ गया, हमको वहां से मुड़ना है, कहीं पे मोड़ आ गया हमको वहां से मुड़ना है, तो अब कौन सा मोशन हो गया? क्या अभी भी रेक्टिलिनियर ही है? तो आंसर अब क्या हो गया? कर्विलिनियर। कर्व आ गया ना? यस सर। कर्व आ गया तो कौन सा हो गया? कर्विलिनियर मोशन, ठीक है? तो ट्रांसलेटरी में ही पहला कौन आ गया? रेक्टिलिनियर। दूसरा क्या? सेकंड नंबर कर्विलिनियर मोशन, CURVILINEAR, कर्विलिनियर मोशन। चलिए इसको मोशन अलोंग अ कर्व्ड पाथ, मोशन अलोंग अ कर्व्ड पाथ, मोशन अलोंग अ कर्व्ड पाथ, ठीक है? मोशन अलोंग अ कर्व्ड पाथ is called, ठीक है? फिर से देखिए ट्रांसलेटरी मोशन, ये हमने पढ़ लिया क्या होता है, और इसी का हमने क्या कर दिया? पहला लिनियर मोशन, है ना? और सेकेंड नंबर कर्विलिनियर मोशन, ठीक है? पहला हुआ रेक्टिलिनियर और दूसरा कर्विलिनियर। कोई डाउट नहीं ना? अच्छा ये क्या हुआ? मोशन अलोंग अ स्ट्रेट पाथ, है ना? मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट पाथ। और ये क्या हुआ? मोशन अलोंग कर्व्ड पाथ, ठीक है? तो कर्व्ड पाथ में हो रहा है तो कर्विलिनियर, और स्ट्रेट पाथ में हो रहा है तो रेक्टिलिनियर। इसका एग्जांपल लिख लीजिए, अ कार नेगोशिएटिंग अ कर्व, है ना? इसका एग्जांपल क्या आएगा? अ कार
नेगोशिएटिंग अ कर्व, है ना। जब कार जा रहा है, उसको कोई मोड़ मिला और मोड़ पे वो मुड़ा, तो मुड़ेगा तो नेगोशिएट किया कौन सा, कर्व को। तो ये कौन सा मोशन हो गया, कर्वीलिनियर मोशन। नेगोशिएटिंग, आप जा रहे हो स्ट्रेट, अचानक से मोड़ मिला, मोड़ पे टर्न किए ना, तो नेगोशिएटिंग कर्व होगा, ठीक है। एक ऐसा मोशन हो गया कर्वीलिनियर मोशन, ठीक है। अगला नंबर 2 रोटेटरी मोशन, ठीक है। रोटेटरी मोशन, तो अभी मैंने आपको बताया ना, है ना, सर्कुलर मोशन और रोटेटरी मोशन डिफरेंस बताया कि नहीं बताया, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, रोटेटरी मोशन if a system of particle, if a system of particle, है ना, इसको आप रिजिड बॉडी भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, रिजिड बॉडी। जैसे अभी क्या हो रहा है, फैन बोले ना आपको, फैन क्या हो रहा है, एक्सिस की तरफ क्या हो रहा है, घूम रहा है। तो जो इसका प्लेट्स है वो सिस्टम ऑफ पार्टिकल होगी, नहीं एक पार्टिकल नहीं, उसमें बहुत सारा पार्टिकल है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिस्टम ऑफ पार्टिकल, दैट इज रिजिड बॉडी, ठीक है। इफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स मूव्स अराउंड a fixed point, है ना, या fixed axis, if a system of particle moves around a fixed axis, then the motion is said to be, then the motion of body is said to be rotatory motion, है ना। कौन सा मोशन होगा, रोटेटरी मोशन, कोई दिक्कत। और अगर एक पार्टिकल घूमेगा तो, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट घूमेगा तो, अगर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट घूमेगा तो वो सर्कुलर मोशन, और पूरा का पूरा सिस्टम पार्टिकल घूमेगा तो रोटेटरी मोशन, ठीक है। ओके, है ना, ओके। ये हो गया आपका रोटेटरी मोशन। फॉर एग्जांपल, इस एग्जांपल क्या दोगे, अर्थ rotates, है ना, Earth rotates about its axis। अर्थ जो रोटेट करता है अपने एक्सिस के अंदर, वो कौन सा मोशन है, रोटेटरी मोशन, बोलते हैं ना रोटेशनल मोशन, रोटेटरी हो गया, ठीक है। अच्छा, फिर क्या है, वाइब्रेटरी मोशन। तो इफ अ पार्टिकल मूव्स टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, ये एक पॉइंट है और इसके इर्द गिर्द कोई पार्टिकल क्या करता है, घूम रहा है। एक होता है बैक एंड फोर्थ और एक होता है टू एंड फ्रो, है ना, बैक एंड फोर्थ, टू एंड फ्रो। अगर ऐसा मोशन हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे, वो वाइब्रेटरी मोशन है, ठीक है। अच्छा, एक इसमें आप इसी और समझ सकते हो, ऑक्सिलेटरी मोशन। दोनों है सेम ही, वाइब्रेटरी मोशन और ऑक्सिलेटरी मोशन दोनों सेम है, लेकिन एक में वाइब्रेशन होगा और एक में ऑक्सिलेशन होगा। अच्छा, वाइब्रेशन भी क्या होता है, टू एंड फ्रो, ऑक्सिलेशन में भी क्या होता है, टू एंड फ्रो, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है। जैसे अगर कोई लड़की झूला झूल रही है तो वाइब्रेटरी है कि ऑक्सिलेटरी है, तो आंसर है वो ऑक्सिलेटरी मोशन है। लेकिन जब आपके घर में कोई प्लेट गिरता है, प्लेट ज्यादा नहीं गिरता है, जब कैसा आवाज करता है ना, छन 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 छन, तो वो ऑक्सिलेटरी की वाइब्रेटरी है, वो ऑक्सिलेटरी की वाइब्रेटरी है, आंसर वो वाइब्रेटरी। अच्छा, आपने पढ़ा ना 8th क्लास में, आपने पढ़ा है कि मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम लोग एम्पलीट्यूड बोलते हैं, पढ़े कि नहीं पढ़े। मीन पोजीशन से, ये मीन पोजीशन है ना, ये कौन सा पोजीशन है, मीन पोजीशन से, ये O, ये A और ये, तो यहाँ पे OA एंड OB ये क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड। तो अगर मीन पोजीशन से ये डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है, जैसे एक लड़की झूला झूल रही है, यहाँ से चली गई यहाँ तक, फिर वापस यहाँ आई और फिर पीछे चली गई, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज्यादा ही कम है, ज्यादा है ना, मीन पोजीशन से बहुत दूर तक गई, फिर वापस आई और फिर पीछे गई, तो ये जो उसका डिस्प्लेसमेंट है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, वो क्या है, एम्पलीट्यूड उसका ज्यादा है। अगर एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो वो ऑक्सिलेटरी मोशन है, और अगर एम्पलीट्यूड काफी कम है, जैसे
प्लेट गिरा, तो प्लेट जब गिरेगा तो क्या होगा, ये यहाँ पे आपका ये मीन पोजीशन हो गया और प्लेट जो गिरा है वो यहाँ वाइब्रेट कर रहा है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ से यहाँ। तो ये एम्पलीट्यूड कैसा है, कम है, बड़ा कम है। तो ये एम्पलीट्यूड बहुत कम है, तो ये कौन सा मोशन हो जाएगा, वाइब्रेटरी। यहाँ एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो कैसा हो जाएगा, ऑक्सीलेटरी। दोनों एक ही बात है, दोनों में हम क्या बोल रहे हैं, टू एंड फ्रो। If a body moves to and fro about a fixed point, then the motion of the body is said to be vibratory or oscillatory. लेकिन oscillatory कब बोलेंगे, जब एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा। If amplitude is high, है ना, then the motion is said to be oscillatory, and if amplitude is low, then it is said to be vibratory. आइए बस समझ में लिख लो, vibratory motion. In vibratory motion, the particles move to and fro. In vibratory motion, the particle moves to and fro. The particle to and fro about a fro, FRO. To CO, to and AND, FRO, fro. To and fro. TOO, TO, to and fro about a fixed point. About a fixed point, है ना। तो वाइब्रेटरी मोशन में क्या होता है, एक पार्टिकल एक फिक्स पॉइंट के इर्द गिर्द मोशन करता है। जैसे फॉर एग्जांपल सिंपल पेंडुलम, फॉर एग्जांपल सिंपल पेंडुलम, है ना। फॉर एग्जांपल सिंपल पेंडुलम। तो अगर हम पेंडुलम की बात करते हैं तो ये एक सपोर्ट है, यहां से हमने इसको हैंग कर दिया तो ये यहां आता है, फिर ये यहां जाता है ना। ये इसका पोजीशन है बी, ये ए और ये, तो ये बी से गया ए, फिर बी से गया सी, फिर सी से बी, फिर बी से ए, है ना। तो ये मोशन कौन सा मोशन हो रहा है, तो ये मोशन ऐसा है वाइब्रेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन। ये ऑसिलेटरी होगा क्यों, एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा। वाइब्रेटरी में क्या होता है, एम्पलीट्यूड कम होता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया टाइप्स ऑफ मोशन, समझ आया, ठीक है ना, टाइप्स ऑफ मोशन। और फिजिक्स का हमारा सारा फॉर्मूला किसके लिए बना हुआ है, तो ये याद रखना है, फिजिक्स का सारा फॉर्मूला पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए, है ना। अगर आप वहां लिखते हो लेट अस कंसीडर अ बॉडी, आप लिखते जरूर हो लेट अस कंसीडर अ बॉडी, लेकिन वो बॉडी कैसा होना चाहिए, पॉइंट ऑब्जेक्ट। आप लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट कैसे, अभी हम बताते हैं, सुनिए। जैसे ये देखो, ये बड़ा छोटा चौका टुकड़ा है, अगर हम इसको टेबल से नीचे गिरा दें, सपोज ये हाइट कितना है 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसको जाने में लगा सपोज यहाँ से यहाँ जाने में लगा इसको 2 सेकंड, कितना लगा 2 सेकंड, 2 सेकंड जाने में टाइम लगा 2 सेकंड, और डिस्टेंस कितना है, तो इसके पास 100 सेंटीमीटर और जाने में 2 सेकंड, तो उसको इसके पास कितना स्पीड है, इसका वेलोसिटी क्या है, 15 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे, क्या होता है वेलोसिटी का फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस 100 सेंटीमीटर अपॉन टाइम कितना 2 सेकंड, है ना। 2 सेकंड में कितना चला गया 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेकंड में कितना चला गया 50 सेंटीमीटर, तो उसका कितना हो गया वेलोसिटी 50 सेंटीमीटर पर सेकंड, है ना, कितना 50 सेंटीमीटर पर सेकंड, या इसको बोल सकते हो 0.5 मीटर बोल सकते हो कि नहीं, 50 सेंटीमीटर या 0.5 मीटर बोल सकते हो ना। लेकिन अब बताओ, अगर मैं इस चौक को यहां से गिरा दूं, है ना, ऐसे करके फॉल कर दूं, ठीक है, चौक को गिरा दिया मैंने, टाइम लगा 2 सेकंड सपोज, डिस्टेंस कितना है 100 सेंटीमीटर। अब बोलेंगे इसको गिरने में कितना, इसका कितना वेलोसिटी है, वेलोसिटी तो वही है, लेकिन जो टाइम बोल रहे हैं 2 सेकंड, क्या वो 2 सेकंड इसके लिए है कि इसके लिए है, उसके लिए पहले तो ये पहुंचेगा फिर बाद में ये पहुंचेगा, तो 100 सेंटीमीटर कंपेयर में ये वाला लेंथ नेग्लिजिबल नहीं है, और अगर ये नेग्लिजिबल नहीं है इसका मतलब ये पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम ये वाला फॉर्मूला इसके लिए लगा नहीं सकते। समझ आया कुछ, क्योंकि जब ये नीचे फॉल किया तो पहले कौन गया इसका, पहले
नीचे ये बॉटम गया, फिर जाके ये टॉप गया, तो ये पहले पहुंचा और ये बाद में ये तो हम बोल सकते हैं कि इसको पूरा टाइम 2 सेकंड लगा होगा? नो सर नहीं बोल सकते। टाइम 2 सेकंड किसको लगा? इसको। क्या ये भी 2 सेकंड लिया? नो सर बिकॉज ये पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है एज कंपेयर टू। लेकिन अगर इसी चौक को और ऊपर से अगर हम गिराए सपोज 500 मीटर ऊपर से, तो 500 मीटर कंपेयर में ये वाला लेंथ क्या होगा? 500 मीटर कंपेयर में ये लेंथ क्या होगा? नेग्लिजिबल। उस समय ये फार्मूला वैलिड है, लग सकता है उस समय ये फार्मूला वैलिड है, लेकिन यहाँ भी ये फार्मूला वैलिड नहीं है आ रही बात समझ में? यस सर ठीक है, तो फिजिक्स में जितना भी फार्मूला है, अभी आप लोग आगे पढ़ोगे बहुत सारा फार्मूला, इससे भी आप पढ़ोगे बहुत सारा फार्मूला, s is equals to ut plus half at square, v square minus u square is equals to 2as, है ना? v is equals to u plus at, ये सारा फार्मूला पढ़ोगे, कैसे डेरिवेशन करते हैं वो भी पढ़ोगे, लेकिन सारा फार्मूला किसके लिए? पॉइंट ऑफ टेस्ट के लिए पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। ये आप लोग याद रखोगे, फिजिक्स में जितना भी फार्मूला है सब किसके लिए है? पॉइंट ऑब्जेक्ट, है ना? हम लिखेंगे जरूर वहां पे, लेट अस कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m, बट वो बॉडी एक्चुअल में क्या है? पॉइंट ठीक है ना? ओके, तो ये हमने क्या पढ़ लिया कि मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, मोशन कितने तरह का होता है ना? और क्या पढ़ा? एब्सोल्यूट रेस्ट क्या होता है? यस सर कोई भी बॉडी इस यूनिवर्स में एब्सोल्यूट रेस्ट की अवस्था में नहीं हो भी नहीं सकता है। यस सर एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है? बिल्कुल रुका हुआ, कोई नहीं सर बिल्कुल रुका हुआ, मूव नहीं कर रहा है एकदम। कोई नहीं है ऐसा कोई भी बॉडी नहीं है पूरे यूनिवर्स में जो बिल्कुल रुका हुआ है, स्टेशनरी है, यस ऐसा कोई बॉडी नहीं ठीक है ना? तो हम लोग क्या बोल रहे हैं? नो ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट एब्सोल्यूट रेस्ट। रेस्ट तो है, यस लेकिन एब्सोल्यूट ये तरीका समझो फिर से, रेस्ट और एब्सोल्यूट रेस्ट ये अंतर समझो। यस रेस्ट में हम किसको लेते हैं? एक रेफरेंस पॉइंट को लेते हैं, तभी हम बोलते हैं कि कोई बॉडी रेस्ट में या मोशन में है। यस सर लेकिन अगर हम एब्सोल्यूट रेस्ट की बात कर रहे हैं तो हम रेफरेंस पॉइंट नहीं लेते नहीं लेंगे। तो कोई भी बॉडी इस पूरे यूनिवर्स में एब्सोल्यूट रेस्ट के स्टेट में नहीं है हाँ, रेस्ट के स्टेट में हो सकता है। जैसे एक कील दीवार पे हमने ठोक दी, तो आप बोलोगे कील तो दीवार पे लगी हुई है, तो हम क्या बोलेंगे? कील रेस्ट में है, ये बोल सकते हैं, लेकिन ये नहीं बोलेंगे कि वो कील एब्सोल्यूट रेस्ट क्यों? क्योंकि अर्थ घूम रहा है, अर्थ घूम रहा है तो आपका ये घर घूम रहा है, घर घूम रहा है तो कील भी घूम रहा है ना? वो नेल भी घूम रहा है। ठीक है, तो पूरे यूनिवर्स में एब्सोल्यूट रेस्ट में कोई भी बॉडी नहीं है क्लियर है ना? यस ठीक है, अगला टॉपिक हमारा है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, है ना? अगला टॉपिक क्या है? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, ये क्या होता है? बहुत सिंपल है कि एक पॉइंट ये है हमारा, सपोज ये हमारा घर है ना? घर हमारा हम ऑरिजिन मान सकते हैं, तो ये ऑरिजिन है ना? घर से हम चले गए ईस्ट में, किधर चले गए? ईस्ट में चले गए। सपोज इसमें चले गए हम 3 किलोमीटर, किधर चले गए? और हम पहुंच गए पॉइंट ए पर। कहां पहुंच गए? पॉइंट ए पर पॉइंट ए पर। फिर पॉइंट ए से हमने राइट टर्न लिया कि लेफ्ट टर्न लिया? कौन सा टर्न लिया? लेफ्ट टर्न की राइट टर्न, है ना? हमने लेफ्ट टर्न लिया और कहां पहुंच गए? बी में एक पॉइंट हमको मिला बी, जो कि यहां से कितना था? 4 किलोमीटर। कितना था? 4 किलोमीटर। तो हम पहले कहां गए? घर से पॉइंट ए तक, और फिर पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कितना चले? 7 किलोमीटर। ठीक है ना? तो ये जो 7 किलोमीटर है, इसको क्या बोलोगे? इसको आप डिस्टेंस बोलोगे। क्यों? डिस्टेंस क्या होता है? द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ। जो एक्चुअल लेंथ होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। लेकिन अगर हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करेंगे, शॉर्टेस्ट का मतलब जो इनिशियल पोजीशन को और फाइनल पोजीशन को क्या करता है? जोड़ता है। तो ये हमारा क्या है? इनिशियल पोजीशन, ये हमारा क्या है? फाइनल पोजीशन। इसको मिला दो OB। तो OB क्या है? OB जो है वो डिस्टेंस है। OB इज व्हाट? डिस्टेंस, है ना? एंड अगर हम बोलेंगे OA प्लस AB, तो ये क्या है?
व्हाट डिस्प्लेसमेंट एंड OA प्लस AB ये क्या है Distance. डिस्टेंस ठीक है ना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज कॉल्ड Displacement. डिस्प्लेसमेंट एंड द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ इज कॉल्ड Distance. ठीक है ना गुड आउट ठीक है फिर से O क्या है हमारे पास Origin. ओरिजिन O से पहले हम कहां गए A. A कितना किलोमीटर गए 3 kilometer. 3 किलोमीटर फिर A से कहां गए B. कितना किलोमीटर? 4 तो kilometer. एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ क्या हुआ OA प्लस AB OA प्लस AB इज व्हाट डिस्टेंस Distance. और इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो किसको जोड़ता है इनिशियल और फाइनल को वो क्या कहलाता है Displacement. वो कहलाता है Displacement. डिस्प्लेसमेंट ठीक है ना कैसे निकालें डिस्प्लेसमेंट तो आपको दिख रहा है ये राइट हैंड ट्रायंगल है कि नहीं Yes sir. और आपने पढ़ा पाइथागोरस थ्योरम Yes sir. पाइथागोरस से निकालो इसको तो वो भी कितना आ जाएगा रूट अंडर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर दैट इज 25 दैट इज 5 ये कितना आ जाएगा 5 किलोमीटर पाइथागोरस थ्योरम याद है कि भूल गए Yes sir. पाइथागोरस थ्योरम क्या है H square. h स्क्वायर इज इक्वल्स टू B square plus p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो h कितना होगा रूट अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो हमने भाई लिखा था ना रूट अंडर करके लिखा दिया तो 5 किलोमीटर इज व्हाट Displacement. डिस्प्लेसमेंट एंड 7 किलोमीटर इज Distance. ठीक है ना Yes sir. तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे तो क्या बोलेंगे द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रैवल्ड बाय अ बॉडी इज कॉल्ड Distance. ठीक है एंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस It's called between the initial position and final position is called displacement. displacement क्लियर है Yes sir. अच्छा इसको हम लोग तरीके से और भी समझ सकते हैं जैसे ये है ईस्ट है ना ये क्या है East. ईस्ट और ये हमारा है वेस्ट ठीक है ये ईस्ट है और ये West. और ये हमारा ओरिजिन है ये क्या है हमारा Origin. ओरिजिन है ठीक है अब ये 1 किलोमीटर Yes. ये 2 किलोमीटर ये 3 किलोमीटर इधर लेंगे तो -1 किलोमीटर -2 किलोमीटर Six kilometer. हमने पढ़ रखा है कि राइट साइड में क्या लेना है पॉजिटिव लेफ्ट में Negative. अभी देखिए अगर एक ऑब्जेक्ट ऊपर है ओरिजिन पे है अगर ऑब्जेक्ट यहां से यहां गया A पे फिर गया B पे फिर गया C पे फिर आया वापस C से B पे फिर B से A पे और फिर A से O पे और फिर यहाँ पे आ गया D पे और फिर आ गया E पे ठीक है ना तो कहां से कहां गया O से A से B फिर B से C C से फिर वापस कहां आया C से वापस B से वापस A से वापस और O से फिर कहां आया D पे और D से कहां आया E पे आया है ना Yes, sir. अब सुनिए यहाँ पे डिस्टेंस कितना हुआ 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर 6 7 8 तो डिस्टेंस कितना हुआ 7 kilometer. डिस्टेंस इज डिस्टेंस हो गया 8 किलोमीटर है कि नहीं फिर से 1 2 3 गया फिर आया 1 4 5 6 7 और E पे 8 हुआ कि नहीं Yes sir. लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट कितना 2 kilometer. डिस्प्लेसमेंट कितना 2 kilometer. ये इनिशियल था Yes sir. और ये फाइनल कितना है 2 लेकिन 2 किधर है ईस्ट में कि वेस्ट में West में. वेस्ट 2 हो गया वेस्ट में 2 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट है ना 2 किलोमीटर टुवर्ड्स West. वेस्ट हुआ कि नहीं हुआ Yes sir. है ना अच्छा अब हम देख चुके हैं ना कि इधर अगर ज्यादा नेगेटिव होता है तो हम इसको बोलेंगे -2 किलोमीटर क्यों लेफ्ट साइड में नेगेटिव आता है ना Yes sir. तो ईस्ट के लिए Positive. और वेस्ट के लिए Negative. नेगेटिव ये हमारा कस्टम है रूल नहीं है कस्टम है ये होता है क्या कोई नियम है क्या कि उधर प्लस लेना इधर माइनस लेना है कोई नियम नहीं है ये कस्टम है मतलब ये प्रथा है जैसे आप कॉपी में लिखते हो कि नहीं कॉपी में लिखते हो ना तो कैसे लिखते हो कॉपी में Yes. कैसे लिखते हो कॉपी में राइट से लेफ्ट कि लेफ्ट से राइट Right. Left से right. है ना राइट की तरफ जाते हो Yes. तो राइट की तरफ जाते हो तो हम क्या बोलते हैं पॉजिटिव Yes. और लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो Negative. तो वो हम क्या बोलते हैं ये हमारा कस्टम है ये रूल नहीं है प्रथा. ये प्रथा है आ रही बात समझ में ठीक है तो देखो आप डिस्टेंस कितना हो गया 8 किलोमीटर लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया -2 -2. क्यों
क्योंकि हम किधर चले गए, पहले जा किधर रहे थे, ईस्ट में, फिर वापस किधर आ गए, ठीक है ना। तो डायरेक्शन क्या उल्टा हो गया, और उल्टा हो गया तो नेगेटिव लग गया। तो यहाँ से एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है अपने एग्जाम में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, है ना। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो क्या बोलेंगे, द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रैवल्ड बाय अ बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। सही है ना। अच्छा, डिस्टेंस जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव, देखो ये इधर चला गया वापस आया, सबको हम जोड़े ना, डिस्टेंस में क्या करें, सबको हम जोड़ रहे हैं, तो डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, डिस्टेंस हमेशा कैसा होगा पॉजिटिव, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है। तो डिस्टेंस में क्या बोलेंगे, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, और इसमें क्या बोलेंगे, इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी हो सकता है। जैसे ये गया O से A से B, B से C, फिर C से B से A से वापस O, तो इनिशियल भी ओरिजिन और फाइनल भी ओरिजिन, इनिशियल भी ओरिजिन और फाइनल भी ओरिजिन। तो ये कैसा है, जीरो सर, है ना। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे जीरो हो गया ना, क्योंकि इनिशियल फाइनल सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो। लेकिन डिस्टेंस कितना होगा, 1 2 3 4 5 6, डिस्टेंस हुआ 6, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। जैसे अगर हम बोलेंगे कि O से A गया, A से B गया, B से C गया, फिर C से B पर आया, तो डिस्टेंस कितना हुआ, 1 2 3 और फिर 4, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना 1 2, लेकिन प्लस में रहेगा ना, रहेगा प्लस में, इधर आ गया तो माइनस में, यहाँ है तो जीरो। पहले उधर ट्रेवल करे, उसको इधर आया तब क्या, पहले इधर अगर ट्रेवल कर रहा है, फिर आप देखोगे इधर आ गया, फिर आप प्लस में लोगे, साइन चेंज कर जाएगा, है ना, बात एक ही है, ठीक है। तो यस सर, ओरिजिन से हम कहां गए, C तक, C से आए B पर, तो डिस्टेंस कितना हुआ 4, डिस्प्लेसमेंट 2, सही है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव। अगर हम यहाँ से स्टार्ट किए, यहाँ रुके हैं, तो डिस्टेंस 8, डिस्प्लेसमेंट -2, नेगेटिव आ गया ना। यहाँ से स्टार्ट किए, यहीं पे खत्म किए, यहाँ तक गए, फिर वापस यहाँ आए, तो डिस्टेंस 6 किलोमीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0, ठीक है। यस सर, तो ये डिफरेंस है कि डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, बट डिस्प्लेसमेंट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। कोई डाउट? नो सर, नो सर। अच्छा, यहाँ पे हम लोग छोटा सा बात नहीं किए कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है और स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। अपने पढ़ना भी है कि किसको हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं और किसको हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, दोज फिजिकल क्वांटिटीज। पहले फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी आप उसको बोलोगे, उस क्वांटिटी को जिसको आप मेजर कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। इसका क्या मतलब है, जैसे हम बोलेंगे यहाँ से आप चले गए बड़ा चौक, है ना, यहाँ से आप कहाँ मार्केट चले गए बड़ा चौक, यस सर, कितना दूर है आप मेजर कर सकते हो कि नहीं, Yes, मेजरेबल है ना। जाओगे तो हम बताता है ना आपका, वहाँ पे क्या ओडोमीटर होता है, वो बताता है कितना डिस्टेंस आप गए, तो मेजरेबल है। तो ये हो गया डिस्टेंस, मेजरेबल है, वो फिजिकल क्वांटिटी है। अच्छा, आप बोलोगे सर आज मैं बहुत खुश हूँ, मैंने कहा कितने खुश हो, मेजर करके बताओ, तो क्या मेजरेबल है, आंसर मेजरेबल नहीं है। इसका मतलब हैप्पीनेस ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ठीक है ना। कोई बोलेगा आज मैं बड़ा दुखी हूँ, कितना दुखी हो, मेजर करके बताओ, तो आंसर हमारे पास उसका जवाब नहीं। समझ आ रही बात। तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, दोस क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, वो कहलाएगा फिजिकल क्वांटिटी। और फिर फिजिकल क्वांटिटी को हमने क्या किया, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया कि वो वेक्टर है कि स्केलर है। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है ना। पहले तो हम फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। ओके, फिजिकल क्वांटिटी, और फिर इसको हमने क्या किया, वेक्टर और स्केलर बांट दिए, वेक्टर और स्केलर। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, दोस क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है ना। इसमें जैसे आप बोलोगे कि आप दुकान जाते हो, है ना, 5 केजी चीनी लेने के लिए, कितना चीनी, 5 केजी, तो मेजरेबल है कि नहीं, यस तो ये क्या है, मास ना, यस सर, मास कितना हुआ 5 केजी, ये 5 क्या है,
5 को हम बोलते हैं इसका न्यूमेरिक वैल्यू, है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या बोलते हैं? 5 का 1 2 3 4 5 से क्या कहलाता है? न्यूमेरिकल। और ये क्या है? ये है यूनिट। ये क्या कहलाता है? यूनिट। यूनिट एक्सप्रेस करोगे ना, Yes. केजी में चाहिए कि ग्राम में चाहिए। जैसे छोटा डिस्टेंस है तो क्या बोलते हैं? सेंटीमीटर। थोड़ा बड़ा होता है तो मीटर, और बड़ा तो किलोमीटर। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? ठीक है, तो ये हो गया यूनिट और ये क्या हो गया? न्यूमेरिकल। ठीक है, अब ये दो तरह का है, वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। ये वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है? आपकी मम्मी ने आपसे कहा कि बेटा आपके अंकल जी आए हुए हैं, आपके घर से 4 किलोमीटर दूर है, जाके ले आओ। आपके घर से कितने दूर है? 4 किलोमीटर। जाके ले आओ। तो आप मम्मी से पूछोगे कि मम्मी ईस्ट में जाए, वेस्ट में जाए, साउथ में जाए, नॉर्थ में जाए, किधर जाए? आप घर से 4 किलोमीटर भी जा सकते हो ना, तो अंकल मिल जाएंगे क्या? तो मम्मी क्या बता रही है? अंकल का पोजीशन बता रही है ना कि 4 किलोमीटर पर है, ले आओ, लेकिन आप बताओ कि किधर जाए 4 किलोमीटर। जाना किधर है? जाना मतलब डायरेक्शन, डायरेक्शन बताओ। और क्या बताओ, कितना दूर जाना है? 4 किलोमीटर। तो 4 किलोमीटर क्या हो गया उसका? मैग्नीट्यूड। व्हाट इज 4 किलोमीटर? मैग्नीट्यूड। हिंदी में बोलते हैं उसको परिमाण, है ना। 4 किलोमीटर क्या है उसका? मैग्नीट्यूड। जैसे हम चीनी कितना लिए? 5 केजी। तो ये इसका मैग्नीट्यूड है। 5 केजी क्या है? मैग्नीट्यूड है। तो हमको बोला गया 4 किलोमीटर पे आपके अंकल जी हैं, तो वो 4 किलोमीटर क्या है? मैग्नीट्यूड। और क्या बताया गया? किस डायरेक्शन में है। तो अगर पोजीशन हमको चाहिए तो हमको मैग्नीट्यूड भी बताना पड़ेगा और डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। तो जिस क्वांटिटी के लिए आपको मैग्नीट्यूड की जानकारी भी होनी चाहिए और डायरेक्शन की भी जानकारी होनी चाहिए, वो क्वांटिटी क्या कहलाता है? वेक्टर। और जिस क्वांटिटी के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? मैग्नीट्यूड, है ना। यस। दो चीजें हमारे पास, पहला क्या होता है? मैग्नीट्यूड, और दूसरा क्या होता है? डायरेक्शन। ओके, पहला मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। तो जिस क्वांटिटी के पास सिर्फ और सिर्फ क्या है? मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है, वो किस में आएगा? स्केलर क्वांटिटी। और जिस क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन, वो किस में आएगा? वेक्टर। तो डेफिनेशन क्या बना? दोज फिजिकल क्वांटिटीज which has magnitude as well as direction as well as is called वेक्टर। and those physical quantity which have only magnitude but not direction is called scalar quantity। आ रही बात समझ में? यस सर। ठीक है, सही बात है। अच्छा, अब बताओ, ट्रेन यहां से चला गया दिल्ली, तो उसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है कि डायरेक्शन है? उसका स्पीड है कुछ ना कुछ, यस सर। तो उसके पास मैग्नीट्यूड है या मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। तो वहां से ट्रेन बहुत जगह मुड़ा भी होगा ना, बहुत जगह मुड़ा भी होगा। हम बोलेंगे ट्रेन टुवर्ड्स ईस्ट चला गया और पहुंच गया दिल्ली, सही है? नो सर। नहीं सही है। लेकिन वही बोलेंगे एरोप्लेन चला गया टुवर्ड्स ईस्ट और पहुंच गया दिल्ली, यस सर। सही है ना। Yes. तो एरोप्लेन के पास क्या है? मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी है, इसलिए वहां पर लोग उसको वेलोसिटी बोलते हैं, है ना। जब हम लोग एरोप्लेन की केस की बात करते हैं ना, तो दो चीज होता है कि हम लोग ना स्पीड, आप बाइक चलाते हो तो कितना का स्पीड से चलाए। तो अगर हम स्पीड की बात कर रहे हैं, सुनो इधर ध्यान से, हम बोल रहे हैं 60 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स ईस्ट, यस। तो हम क्या बता दिए? मैग्नीट्यूड बताए और डायरेक्शन भी बताए। तो स्पीड नहीं बोलेंगे उसको बोलेंगे वेलोसिटी। लेकिन अगर हम बोल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 60 किलोमीटर पर आवर, हम कोई डायरेक्शन नहीं बता रहे, तब वो स्पीड है। यस सर। अगर हम डायरेक्शन को नहीं बता रहे तो वो क्या है? स्पीड। स्पीड है। और अगर हम डायरेक्शन भी बता रहे तो वो क्या है? वेलोसिटी। अरे बात समझ में? Yes, yes, ठीक है, तो स्पीड किस में आएगा? वेक्टर में कि स्केलर में? स्केलर में, है ना, स्पीड आएगा स्केलर में और वेलोसिटी किस में आएगा? वेक्टर। वेक्टर में, क्योंकि वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी है ना। जैसे मैंने आपसे सिर्फ कहा 60 किलोमीटर पर आवर, ये क्या है? स्पीड है। ये क्या है? स्पीड है। फिर मैंने कहा 60 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स वेस्ट, साथ में क्या लगा दिया? डायरेक्शन लगा दिया ना, तो ये क्या बन जाएगा? वेलोसिटी। ठीक है, ये आपका स्केलर और ये आपका वेक्टर, ठीक है ना। ओके, ये आपका हो गया स्केलर, ये वेक्टर, ठीक है। आगे हमको और बहुत सारी चीज पढ़नी है। क्या पढ़ना है? हमने क्या पढ़ा? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, है ना। वेक्टर स्केलर समझ में आया। आगे और भी पढ़ना है हमको। क्या पढ़ना है? स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है,
यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है ना, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है। Yes, sir. ठीक है, बहुत सारे डेरिवेशंस भी आएंगे लेकिन आज हम लोग नहीं करेंगे, आज के इतना काफी है, बाकी नेक्स्ट क्लास में। ओके Yes, sir.